हमने स्मार्ट विलेजेस की बात की है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो विलेज होता है उस विलेज के अंदर सब चीज़ की सुविधाएं हों, ऐसे करके हम स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हमको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, जितनी हम सेवाएं प्रदत्त करेंगे उतना लाभ हमारी स्टेट को मिलता है। उत्तराखंड के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को हम बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित रूप में चारधाम यात्रा यहाँ होती है और उस यात्रा को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। उसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी टूरिज्म मिनिस्टर हैं यहाँ पर सतपाल महाराज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। नमस्कार जी। सर, आपके पास जो यहाँ पर विभाग हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालुओं की भी आस्था जुड़ी होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विभाग आपको मिला है। तो सबसे पहले आपका एक विज़न में जानना चाहूँगी पर्यटन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए और बहुत ही ज़रूरी भी है। तो पर्यटन को लेकर आपका क्या विज़न है, कैसे इसको बढ़ावा देना है, क्या कुछ इसके लिए कुछ एक्शंस अभी हो रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को हम बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित रूप में चारधाम यात्रा यहाँ होती है और उस यात्रा को हम लोग संपन्न कर रहे हैं। उसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद एडवेंचर टूरिज़्म भी है यहाँ पर, उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और हमने कैरावान और कैंपिंग का भी प्रावधान किया है, तो जिसमें अपने कैरावान्स को लेकर के या रेंट करके आप उसमें ठहर सकते हैं। उसमें आपको सीवेज का कनेक्शन और आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन हम आपको देंगे, तो वो एक कम से कम व्हील्स रूम ऑन व्हील्स बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो चार धाम में काफ़ी हमारे इंतज़ाम हमने कर लिए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हमने ये मैंडेटरी कर दिया है कि लोग मास्क पहने। तो बिना मास्क के जो होगा उसको फ़ाइन किया जाएगा। तो हर आदमी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद फिर से जो है एक चारधाम यात्रा यहाँ पर होने वाली है 2-3 साल के बाद, तो लाखों की संख्या 50 लाख के अराउंड जो है लोग आने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी चुनौती भी होगी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए और आपके लिए भी। तो इसको बहुत किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये चारधाम के अंदर यमुनोत्री के अंदर अभी हमारे पास जो है 30,508 जो हैं व्यक्ति जो हैं ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। गंगोत्री में 30,781 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। केदारनाथ में 69,700 जो है 7 जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बद्रीनाथ में 51,894 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो कुल मिला के 1,82,960 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2 लाख मतलब रजिस्टर्ड यात्री टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। जी हाँ। यहाँ पर आपके पास पंचायती राज भी यहाँ पर मंत्रालय है, तो इसमें हमने देख रहे हैं कि आपने समीक्षा बैठक भी लगातार कर रहे हैं और हमने ये भी सुना है कि आप जो गांव हैं उनको स्मार्ट विलेज बनाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर होगी, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि कुछ एक विलेज यहाँ पर स्मार्ट बनेंगे, सारे विलेज को आपने कहा कि स्मार्ट बनेंगे। तो ये प्रक्रिया कब तक होगी और गाँव के विकास के लिए क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो है कि पंचायत राज के अंदर हम लोगों ने जो है पंचायती लेवल पर जो है हमने मिनी सचिवालय, दीनदयाल मिनी सचिवालय जो है हमने गठन करने का योजना बनाई है। इसमें जो लगभग जो सारे प्रमाण पत्र होते हैं वो वहाँ मिल जाया करेंगे, तो लोगों को धरातल पे ही उनके गांव में ही सब चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। तो बहुत ये आवश्यक है कि हम उसको मजबूत करें। इसके साथ साथ हमने स्मार्ट विलेजेस की बात की है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जो विलेज होता है उस विलेज के अंदर सब चीज़ की सुविधाएं हों, ऐसे करके हम स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जिसको फिर और लोग एमुलेट करें, उसकी कॉपी करें और उसका अनुसरण करें। तो धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला जाएगा। तो पार्किंग को लेकर भी सर? हाँ, पार्किंग का पूरे मैंने डायरेक्शंस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम हमारे उत्तराखंड में हो गई है। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पार्किंग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो उससे सड़कों पे भी देखिए सब जगह कंजेशन होता जा रहा है, तीर्थ स्थानों में भी कंजेशन होता जा रहा है, क्योंकि तीर्थों के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पार्किंग नहीं होती है, लोग सड़क पे खड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने जिला पंचायतों को कहा है कि आप पार्किंग सुनिश्चित कीजिए, लोगों के जो खेत होते हैं उसके अंदर पार्किंग बनाइए और जहाँ पर डंपिंग जोन है उसको भी थोड़ा सा मजबूत करके वहाँ भी पार्किंग बनाई जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी है, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। जी, जैसे पर्यटन की हम लगातार बात कर रहे थे, पर्यटन बढ़ने से कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनकी भी इनकम बढ़ती है। तो इस दिशा में क्या आपको लगता है कि पर्यटन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लोगों को रोजगार है इसमें थोड़ी सा जो है बढ़ावा मिलेगा? निश्चित रूप में उत्तराखंड में तो हमें पर्यटन पे ही जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टेट में अगर कोई उद्योग लगाता है
और उद्योग का कंजम्पशन भार होता है तो जीएसटी का लाभ दूसरी स्टेट को मिलेगा। हमको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, जितनी हम सेवाएं प्रदत्त करेंगे उतना लाभ हमारी स्टेट को मिलता है। तो यहाँ तो टूरिज्म का प्रचार प्रसार ही होना चाहिए, खासकर जो हमारी एडवेंचर टूरिज्म है, हमारे होम स्टेज हैं, हमारे जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ये हमको बढ़ाना है जिससे कि लोग जो है सेवाएं मिलें और लोग पैसा खर्च करें यहाँ पर। आप चौबट्टा खाल से विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो चौबट्टा खाल क्षेत्र की जो जनता है अब उसकी उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं क्योंकि आपके पास और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। तो चौबट्टा खाल के लिए कुछ आपने सोचा है कि इस बार अब कुछ करना है जो नहीं हो पाया है, कुछ ऐसी चीज़ें? चौबट्टा खाल में जो काम हमने प्रशस्त किए हैं उनको पूरा करना है। उसमें हमारी बहुत बड़ी 6 जो पेयजल की योजनाएं हैं उनको पूरा कराना है। उस समय हमने शिलान्यास किया था, अब उन काम को पूरा कराना है, तो वो उस पर हम लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ उससे आने वाली समस्या जो पानी की है वो बिल्कुल उसका निदान हो जाएगा। करीब करीब मतलब 20-20 गाँव, मतलब गाँव हैं, 60 गाँव हैं, इस प्रकार से 8-8 हज़ार की आबादी वाले गाँव हैं। 8,000 जो है आबादी कुल मिला के जिनकी आबादी हो, ऐसे गाँवों को हम सेवित करने जा रहे हैं, जल से आच्छादित करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जिनको हम करने जा रहे हैं। और चारधाम की अगर हम वापस से इस पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी एक सत्यापन अभियान शुरू किया गया है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा विपक्ष इसे एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेकर आप ये जो लोग आएंगे चारधाम में, तो कहा जा रहा है कि गैर हिंदुओं का आना जो है नहीं अलाउ हुआ। कोई बात नहीं की गई है। हमने कहा है जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट स्टेट है, इसमें लोग आएँ, पर हम ये चाहते हैं कि कोई और एक्टिविटी ना हो, टूरिज़्म और धार्मिक टूरिज़्म के अलावा कोई एक्टिविटी ना हो, कोई एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति ना हो, उस पर हम कर रहे हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि ये पूरा बद्री क्षेत्र है और इसमें बद्रीनाथ और आपके जोशीमठ को लेकर के पूरा पवित्र क्षेत्र है, तो जहाँ धार्मिक आस्था है उसी के अनुकूल वहाँ कार्य होना चाहिए। आपने एक बात कही थी एसीआर रिपोर्ट लिखने को लेकर जो अधिकारियों की, तो उसको लेकर आपका क्या और क्या कुछ कहना है? आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, करप्शन रुक सकता है? नहीं, निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि मंत्री जो हैं, सेक्रेटरी की जो हैं सीआर लिखें, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखें, बहुत आवश्यक होता है। मैं और भी स्टेटों में जाता हूं तो लोग यही कहते हैं कि साहब वहां पर मंत्री जो है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखता है। हर स्टेट में ये होता है, केंद्र सरकार में भी होता है, आर्मी में भी होता है, तो उससे आर्मी के अंदर अनुशासन बना रहता है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छी तरीके से काम हो, अच्छी एक हमारा वर्क कल्चर हो, तो निश्चित रूप में, और जो अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हैं उनको दिक्कत ही नहीं, उनकी तो रिपोर्ट सीआर जो है वो तो अच्छी लिखी जाएगी। पर जो काम नहीं कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको सुधरना ज़रूरी है, और वो तभी सुधर सकता है आदमी जब सीआर की परंपरा हम चालू करेंगे। मैंने जो है ब्लॉक प्रमुखों को भी अधिकार दिया है कि वह जो है बीडीओ की चरित्र प्रविष्टि करें, तो इसका एक स्वस्थ परंपरा चालू हुई है। हालांकि वो सीआर नहीं है, बल्कि वो अपनी अनुशंसा, अपनी जो उनका आशय है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार हम दे रहे हैं फंडामेंटली, तो इससे मैं समझता हूं कि एक स्वस्थ परंपरा होगी, एक वर्क कल्चर पैदा होगा। आपने सिंचाई को लेकर भी एक बैठक की है, तो उसमें क्या कुछ निर्देश आपने दिए, क्या कुछ रहा? अगर थोड़ा सा डिटेल अगर उसकी आप दे सकें। सिंचाई के अंदर हमने सबसे पहले आदेश ये दे दिए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने आदेश दिए हैं कि जो हमारे रिक्त पद हैं ये भरे जाएं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो खाली पदों के बिना काम भी नहीं होता है, तो काम में तेज़ी लाने के लिए और तेज़ी से हम काम करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो खाली पद हैं और उनको भरा जाए। तो रिक्त पदों में सभी जगह मैंने आदेश दिए हैं, पंचायती राज में भी आदेश दिया है, सिंचाई में भी आदेश दिया है, लघु सिंचाई में भी आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ महिला मंगल दल और जो हमारे युवक मंगल दल हैं, इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गांव में ये लोग रहते हैं तो इनका भी उपयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत से कामों में इनका उपयोग हो सकता है। टेरी बांध के जो विस्थापित हैं उनको भी हम जो है मुआवजा बांट रहे हैं, तो उसके लिए भी कार्रवाई चालू है। इसके साथ साथ टेरी झील के अंदर जो गायें और जानवर चले जाते थे और वहाँ जीवित नहीं बच पाते थे, तो तार बाड़ के लिए भी हमने आदेश दिए हैं। और निश्चित रूप में जो अच्छा काम करेगा उसकी सीआर अच्छी होगी। एक और बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा, बहुत ही एक बेहतर ये पहल होने वाली है। तो कुछ मोटा मोटा आइडिया कि ये लगभग कितने गांव होंगे और किस एक ड्यूरेशन की कुछ मान के चलें कि 5 साल में कब तक जो है धीरे धीरे स्मार्ट बनते जाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि अभी हम जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो हमारे सीमांत गांव हैं, जहां पर सीबक थॉर्न हो सकता है, तो वह हम प्रयोग कर रहे हैं कि सीबक थॉर्न को जो है अपना बोया जाए, वहाँ उसको उगाया जाए। तो इससे ये बड़ा सुपर फूड है, और सीबक थॉर्न का आप सेवन करेंगे तो आप एज नहीं करेंगे, इट स्टॉप्स एजिंग।
तो ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट औषधि है और इसका विदेशों में बड़ा प्रचलन हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ले बेरी भी उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से गोजी बेरी हो गया, इस प्रकार से हमारे किनवा हो गया, इस प्रकार से जो सुपर फूड हैं ये हम कुछ चिन्हित गाँव करके वहाँ उगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये वहाँ उग गए तो निश्चित रूप में वहाँ की इकॉनमी बिल्कुल बदल जाएगी। जो पलायन हो गया है, लोग गाँव छोड़ के भाग गए हैं, वो गाँव में बसने आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा चप्पा है हमारे देवप्रयाग से नीचे, तो उस पर रिवर राफ्टिंग होती है, गंगा राफ्टिंग होती है। सारे उसके अगल बगल गांव बस गए हैं क्योंकि सब रिवर राफ्टिंग में शरीक हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हमारे जब हम उपक्रम चलाएंगे, रिवर राफ्टिंग होगी, एंगलिंग होगी, बी हाइव आप मधुमक्खी पाल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ गांव फिर से हमारे आबाद होने लग जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए शाक्त सर्किट बनाया है जिसमें हमने 12 भगवती के कुमाऊँ के मंदिर, 12 गढ़वाल के मंदिर, ऐसे ही शैव सर्किट बनाया है। 12 हमने गढ़वाल के जो है शिव के मंदिर, 12 हमने कुमाऊँ के मंदिर, इनको लेकर के हमने शंकर भगवान का सर्किट बनाया, महाशू सर्किट बनाया है। जिन जिन देवताओं की यहाँ पूजा होती है, कुमाऊँ में गोलजू की पूजा होती है, उनका सर्किट बनाया है, विवेकानंद का सर्किट बनाया है। तो इससे मैं समझता हूँ टूरिज़्म को हमने काफ़ी उसका विस्तार कर दिया है। तो कोई भी आदमी जो उत्तराखंड में आएगा वो मैं समझता हूँ इन स्थानों में जाकर के लाभ प्राप्त करेगा। तीर्थाटन की हम बात कर रहे हैं तो एक ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेल लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि कितना एक बेहतरीन ये प्रोजेक्ट होने वाला है इन सभी तीर्थयात्रियों के लिए। मैं जब रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि मेरे पहाड़ में रेल आए और उसको संपन्न करने के लिए मैंने प्रयास किए। बहुत लंबा संघर्ष था। मैं समझता हूँ उस पूरी पुस्तिका एक किताब लिखी जा सकती है और उसमें संघर्ष करने के बाद वो चीज़ आज मेटलाइज हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसके अंदर 2 लाइनें चल रही हैं, 2 टनल्स बनेंगी, जगह जगह ब्रिजेस बन रहे हैं। तो इसमें आप 2.5 घंटे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। तो ये एक कसम से टूरिज़्म को बहुत बूस्ट मिलेगा और हमारे जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी क्योंकि इससे आप जो हैं अम्यूनिशन को हॉल कर सकते हैं, गन्स को हॉल कर सकते हैं, देश की सीमाओं को और सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया एक समाधान है। इसके साथ साथ ऑल वेदर रोड्स बन रहे हैं जिसकी कनेक्टिविटी हो रही है, जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा। हमने जो रिमोट एरियाज़ में, जैसे आपने टिमरसन महादेव में एक स्वयंभू लिंग बनते हैं, उसको भी टूरिज़्म क्षेत्र में डाला है। अस्कोट का बहुत बड़ा इलाका जो है, जो आज जो नेपाल क्लेम कर रहा है, वो अस्कोट की राजधानी हुआ कर, अस्कोट का इलाका होता था, तो आज वहाँ भी टूरिज़्म को बढ़ाने के हमारे प्रयास हो रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दी हमारी स्टेट है, उसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं और होम स्टे का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो होम स्टे की है बहुत ज़ोर पकड़ती जा रही है। 3000 से ऊपर हमारे होम स्टे जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और निश्चित रूप में ये गांव-गांव के अंदर एक किस्म से आश्रय और एक सुखद अनुभव जो है लोगों को प्रदान करेंगे। और कैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है, काफ़ी मेहनत भी आपका, काफ़ी एक रोल इसमें रहा है, तो फाइनली अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई है, तो कितना खुशी महसूस? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है और मैं समझता हूँ कि जब रेल चालू होगी, इसको हम चाहते हैं कि 2024 से पहले पहले थोड़ा मालेथा तक या श्रीनगर तक ट्रेन पहुँच जाए, तो एक बहुत बड़ा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ आशीर्वाद होगा और उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी, जिन्होंने अपने विभागों के सभी सवालों के यहाँ पर जवाब दिए। बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।